कहीं तो धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे छाँव सिरहाने लगा के बैठ गए और लहूलुहान नज़ारों का ज़िक्र आया तो शरीफ लोग उठे, दूर जाके बैठ गए। तो अभी की जो कहानी है, वो तो यही चल रही है। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं, जो ये कह रहे हैं बकौल दुष्यंत के, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, अजब तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। आज जो मेहमान मेरे साथ हैं, मैं उन्हें मेहमान नहीं कहूँगा, क्योंकि जब बदकही का तीसरा एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं उनके घर पे हूँ। तो या तो मैं उनका मेहमान हूँ, आप ये कह लीजिए, और जब आप लोग सुनेंगे तो फिर वो मेरे मेहमान होंगे। तो हम एक दूसरे के मेहमान हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं। तो उनसे आज बात होगी और वो शख्स हैं दयाशंकर मिश्र, जो नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। और आज इनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, मुझे डर भी लग रहा है। तो खैर भाई साहब, मैं जब आ रहा था जी। तो जो है एक सवाल मैं जो है पूछना चाह रहा था। मैंने खुद को बहुत रोक के रखा, उस पर मैं बात करना भी नहीं चाह रहा था ऑफ द कैमरा। आपको डर नहीं लगा ये आपको घबराहट नहीं हुई कि मैं अपने घर से अकेले आ रहा हूँ, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से आपके घर तक? क्योंकि बहुत लोग जो है बोलते हैं भैया तुम इतनी दूर से आ रहे हो, हमको थोड़ा घबराहट हो रही है, ठीक से पहुंच जाओगे? आपको डर नहीं लगा? नहीं, मुझे डर नहीं लगा राजीव, क्योंकि आपके अंदर जो हौसला है और आपके अंदर जो लोहा है, जो आप काम कर रहे हैं, मैं उससे कुछ कुछ परिचित हूँ। तो अगर वो लोहा आपके भीतर नहीं होता, अगर वो हौसला आपके भीतर नहीं होता, तो आप उस दिन मेरी किताब के विमोचन में नहीं आए होते। आप इतनी मुखरता से जो बातचीत कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। तो ये जो दूरियां हैं, इनसे इनसे नहीं डरना चाहिए और ना इनसे किसी को डराना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल, मैं ईमानदारी से कहूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैं इस बात को लेके बहुत उत्सुक था कि मैं आपसे बातचीत करूं और आपके भीतर की जो हिम्मत है उसे दरअसल में दुनिया तक पहुंचाने की ज़रूरत है। लोग कितनी कितनी छोटी चीज़ों को लेकर के दुखी होते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, लेकिन आपके रूप में ये हमारी दूसरी भेंट है। लेकिन मैंने एक ऐसा शख्स आपके रूप में पाया जिसमें हौसलों की कोई कमी नहीं है। इस वक्त इस लोकतंत्र को वो हौसला तो चाहिए जिसके लिए तमाम साधन संपन्न लोग, ऐसे लोग जिन्होंने आंखें होते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, ऐसे में आपने एक मिशन की तरह आप डेमोक्रेसी पर बात कर रहे हैं, लोकतंत्र पर बात कर रहे हैं, संविधान पर बात कर रहे हैं। तो मुझे आपकी बिल्कुल चिंता नहीं हुई दूसरे लोगों की तरह कि आप कैसे आएंगे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो मुझे मालूम था जवाब, लेकिन देखने वालों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से सब लोग हैं उस तरह से हम लोग भी हैं, बस हमारे नज़रिए ज़रा से अलग हो सकते हैं, है ना? राजेश रेड्डी कहते हैं ना कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है ना? और राहत इंदौरी साहब भी कहते हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, है ना? तो ये मामला है। तो दादा, आपकी किताब पे हम आएंगे, मैं आपको दादा ही कहूँगा, जी जी। है ना? क्योंकि थिएटर से हूँ मैं और अपने सीनियर्स को हम लोग अमूमन दादा ही कहा करते हैं। तो आपकी किताब पर आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके बचपन से कहानी को शुरू किया जाए कि आपका बचपन कैसा रहा, और आपकी परवरिश कैसी रही, तो उसके बारे में ज़रा बताएं।
मेरा बचपन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीता और मेरा जन्म मध्य प्रदेश के ही रीवा जिले में हुआ, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। बिल्कुल। और सांस्कृतिक रूप से इलाहाबाद से काफ़ी जुड़ाव रखता है। तो रीवा और भोपाल, इन दो जगहों के बीच में मैं लगातार आता जाता रहा और बाद में कुछ शुरुआती पढ़ाई रीवा में हुई, बहुत थोड़ी सी। उसके बाद से मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई भोपाल में हुई। और मेरे पिता एक जो ये कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना राजीव जी, तो कोऑपरेटिव बैंक में एक क्लर्क थे और क्लर्क ही वो रिटायर हुए। और मेरी माँ गांव में रहती थी और मेरे पिता ने एक तरीके से माँ और पिता दोनों का दायित्व तो निभाया, चूँकि मेरी माँ को मेरे दादा दादी की देखभाल करनी होती थी और गांव में जो छोटा सा घर था उसके इंतज़ाम और बाकी चीज़ों में वो रहती थी। तो एक तरीके से पिता मेरे लिए उन दोनों संयुक्त भूमिकाओं में थे। और मेरे पिता को सुनने का बहुत शौक था। तो ये जो सुनने का शौक है, ये बहुत, इसकी मेरे जर्नलिज्म की करियर में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उस ज़माने में जब अखबार इस कदर घर घर उपलब्ध नहीं थे, तब मैंने अपने पिता से कहा, जब मैं संभवतः चौथी या पांचवी कक्षा का छात्र था, तब मैंने पिता से कहा कि जो है मुझे अखबार पढ़ना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में अखबार आए। और उसकी वजह ये थी कि मेरे जो मकान मालकिन थी हमारी, एक बुजुर्ग महिला, उन्होंने शिकायत की कि मैं स्कूल से आने के बाद कहीं चला जाता हूँ और खाना भी नहीं खाता हूँ, काफ़ी देर से आता हूँ। तो एक छोटा बच्चा जो चौथी पाँचवीं में पढ़ रहा है, तो मेरे पिता ने पूछा कि भाई कहाँ चले जाते हो तुम स्कूल से आने के बाद, क्योंकि वो तो शाम को आते थे, रात को ऑफिस से आते थे। तो मैंने कहा कि मैं अखबार पढ़ने जाता हूँ एक किराने की दुकान पर, वहाँ अखबार पढ़ता हूँ फिर आता हूँ। तो उन्होंने कहा इतना टाइम क्यों लगता है? मैंने कहा क्योंकि उसमें भीड़ रहती है, तो दुकानदार के पास जब ग्राहक नहीं होते तो मुझ पे तरस खा के कहता है कि अखबार पढ़ लो, तो नहीं तो बाकी लोग अखबार पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, थोड़ा महंगा था उस वक्त हम लोगों के लिए इसको, अखबार को अफोर्ड कर पाना, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि नहीं, हम अखबार का इंतज़ाम करते हैं। और इस तरीके से मेरे घर में अखबार आना शुरू हुआ और मैं काफ़ी इत्मीनान से अखबार पढ़ा करता था। जो मेरे पिता को सुनने का शौक था, उसका असर ये हुआ कि जब तक मैं 8वीं कक्षा तक पहुंचा, तब तक मैं देश के लगभग 4-5 प्रधानमंत्रियों को सुन चुका था। और हम लोग एक बहुत ही मामूली नागरिक की हैसियत से जाते थे और हज़ारों की भीड़ में कहीं पिता और पुत्र किसी तरह जगह तलाशते थे, और क्योंकि उनको सुनने का शौक था। और जो भी कोई फिलोसफर आ जाए, कोई नेता आ जाए, कोई दार्शनिक आ जाए, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शहर में बोलने के लिए आ रहा है और जिसकी चर्चा हो, मेरे पिता मुझे वहाँ लेके जाते थे। तो ज़्यादातर उसमें से या तो प्रोफेसर होते थे या धार्मिक मामलों के विद्वान होते थे। जैसे मदर टेरेसा को मैंने बहुत बचपन में सुना और उनकी छवि मेरे मन में बहुत गहरे बैठी, मानवता के लिहाज से। अरे वाह! तब मैं बहुत ही छोटा था और भोपाल में संभवतः वही क्या 2 बार ही आई हैं। और भोपाल में एक सदर मंजिल है, तो सदर मंजिल में हम दूर, क्योंकि पिता को मेरे ऑफिस से आने में काफ़ी उस दिन देर हो गई, फिर भी वो जल्दबाजी में आए और उन्होंने मुझे कहा कि चलो आज तुम्हें एक नई शख्सियत से मिलवा के लाता हूँ मैं। और हम गए और बहुत आखिरी में बैठे, बस किसी तरह से हम तक बड़ी मुश्किल से मदर टेरेसा की आवाज़ आ रही थी, लेकिन आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें बहुत तेज था। आहा! और जैसे होता ना कि धीमी आंच पर कोई सब्जी पके धीमे धीमे धीमे, तो वो शब्द उनके धीमे धीमे पहुंच रहे थे और बड़ी मुश्किल से उनको हम लोग सुन पा रहे थे, लेकिन समझ में वो सब आ रहा था कि वो आखिर क्या कहना चाहती हैं। तो इस तरह से मुझे
मेरे पिता के बदौलत काफ़ी काफ़ी लोगों को, काफ़ी विविध लोगों को, अलग अलग विचारों को सुनने समझने का मौका मिला। तो इसका एक असर आगे चल के ये हुआ कि मुझे चीज़ों को समझने में मदद मिली, या मैं कहूँ कि जर्नलिज्म की ओर जो मेरा जुड़ाव, जो झुकाव हुआ, वो शायद उन सुनने समझने और अलग अलग पहलुओं को से जुड़ने की वजह से हुआ। और इसका एक दूसरा असर ये भी हुआ राजीव जी, कि मैं बहुत जल्दी अखबारों में लिखने लगा, पत्र संपादक के नाम। अच्छा। तो जब मैं पांचवी छठवीं में था, तभी से मैं लिखने लगा, क्योंकि अखबार घर पे आता था हाँ, और हाँ। उसमें लिखा रहता था एक कॉलम पत्र संपादक के नाम। तो मैं अपना पोस्ट कार्ड लाके चिट्ठी पत्री लिखने लगा। अरे वाह! तो एक तरीके से अनजाने में मेरे पिता मुझे एक तैयार कर रहे थे कि मैं अलग अलग चीज़ों को सुनूं, फिर उन पर बात करूं। तो मैं बचपन में बहुत जब छोटा, मतलब बचपन में तो हम सभी छोटे होते हैं, लेकिन बहुत कम उम्र से अखबारों को पढ़ना, अखबारों में छपना, और उसकी वजह से मोहल्ले पड़ोस में चर्चा। तो वो जब चर्चा हो जाती है तो आप खुश हो जाते हैं, आपको लगता है कि अरे जो है मिश्रा जी का लड़का क्या कर रहा है, तो नंबर तो उसके कम आ रहे हैं, लेकिन हाँ, उसकी चर्चा हो जाती थी। हाँ, हाँ, मतलब तो ऐसे करके मेरा बचपन इन सब से बीता, और बहुत जल्दी मैंने गांधी के साहित्य को पढ़ा था। और शुरुआत में मेरे ऊपर गांधी, अंबेडकर, नेहरू, इन तीनों लोगों का बचपन से ही मुझे इनको पढ़ने का मौका मिला, अपने कुछ टीचर्स की मदद से, स्कूल की लाइब्रेरीज की मदद से। और उसकी एक बात ये रही कि मैं एक ऐसे इलाके से आता हूँ मध्य प्रदेश में, जहाँ बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते थे। अच्छा। और गांधी को पढ़ने की वजह से मुझे उसका विरोध करने में और उसके बारे में बहुत प्रमुखता से रखने में, अपने परिवार के बच्चे बच्चियों को उससे बचाने में मुझे काफ़ी मदद मिली। तो जी। तो ये तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने इस सवाल में कवर की, लेकिन मेरा लालच एक जगह जाके अटक गया कि जब आपने कहा कि बहुत सारे नेताओं को सुनने का मौका मिला, बहुत सारे कोई भी आता था, तो लेकिन मेरा ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि दार्शनिकों के बारे में आपने किन-किन को सुना उस दौर में? जैसे मदर टेरेसा का नाम लिया आपने। नेताओं के तो भाषण ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाते हैं, लेकिन जो कौन-कौन से और दार्शनिक थे? क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसी जहाँ मेरे बड़े प्रिय दार्शनिक हैं, ओशो, तो वो भी मध्य प्रदेश के ही हैं, है ना? तो मुझे आप और दार्शनिकों के बारे में बताएँ, और किन-किन को सुनने का मौका मिला? देखिए, ओशो तो पहले रहे ज़रूर, लेकिन मध्य प्रदेश से तो फिर वो आगे चल के हाँ, चले वो गए। तो ओशो को सुनने का तो क्योंकि मुझे वैसा मौका नहीं मिला, हाँ, हाँ। और तब मैं काफ़ी छोटा था, और ओशो तो फिर बड़ी जल्दी दुनिया भर में निकल गए, हाँ, और मध्य प्रदेश से वो दूरी रहे। दूरी रहे, हाँ। लेकिन ओशो पर जो बातचीत होती थी, बहुत सारे लोग ओशो पर बात करते थे, अलग-अलग उस ज़माने में भी सोचिए, ओशो के कई बड़े चाहने वाले थे, या उनके संगठन बने हुए थे, तो वो तमाम लोग भी बातचीत करते थे। और इसी तरीके से बहुत अलग-अलग जैसे लोग आ रहे हैं, और अलग-अलग, जैसे मान लीजिए कि अ, नेताओं की आपने बात की, लेकिन जैसे मुझे याद है कि आज भी मुझे इंदिरा गांधी का चेहरा याद आता है कि वो भोपाल के लाल परेड मैदान में बात कर रही थी, या अटल बिहारी वाजपेयी बात कर रहे थे, और राजीव गांधी बात कर रहे थे। तो उनकी चीज़ें मुझे मतलब, चूँकि एक जैसे एक बच्चा है, उसके मन में जो छवियाँ जहाँ से वो लेके आते हैं। हाँ। मदर टेरेसा का मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो है काफ़ी उनके बारे में कुछ-कुछ चीज़ें अखबार में पढ़ने की वजह से हमको सुनने को मिलती रहती थी। इसी तरीके से दार्शनिक या उन विषयों पर जो लोग बातचीत करते थे, जैसे कृष्ण मूर्ति पर जो बातचीत करने वाले लोग हाँ, थे, हाँ, हाँ। तो वो लोग आते थे, तो वो उस तरीके की वो चीज़ें भी रहीं कि मान लीजिए कि आज उन पर कोई चर्चा है, उन पर लोग बोलने आ रहे हैं,
तो एक तो वो बात हो गई कि उस विषय वो खुद बोलने आ रहे हैं, दूसरा है कि नहीं उन पर बातचीत हो रही है। तो दार्शनिकों का तो मैं ज़्यादा उस रूप में नहीं रहा, क्योंकि वो उस समय आएंगे और उनका लेक्चर इतना बड़ा हो, तो हिंदुस्तान में दार्शनिकों के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें कभी नहीं होती थी। दार्शनिक आएंगे तो उनके बैठने और उनके प्रोग्राम बड़े अलग तरीके से किए जाएंगे ना। तो ज़्यादातर जो ये ऐसे लोग जो जिनके कार्यक्रम बड़े पैमाने पर होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पिता एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे और अखबार एक नागरिक की हैसियत से जिनके अखबारों में आ गया कि आज इनका लेक्चर है, आज जो जिनकी सूचनाएं बड़ी सहज थी, जहां पर प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं था। तो वैसा है उस जमाने में। तो अगर मान लीजिए कि अगर कृष्ण मूर्ति आएंगे तो उनको आयोजन करने वाले दूसरे लोग होंगे, वहां पता नहीं कितने लोग आएंगे और कितने लोग जाएंगे। तो मैं उन चीजों की ज्यादातर बात कर रहा हूँ जो सार्वजनिक रूप से जहां तक पहुंचना बड़ा सुलभ था। तो हाँ, वहां पर हम लोग अक्सर ही चले जाया करते थे। बहुत सही। तो सिर्फ ये बहुत सीरियस ही रहे अपने बचपन में, या कुछ शरारतें वगैरह भी हुई? क्योंकि बगैर शरारतों के तो बचपन मतलब जी है ना। नहीं, अब देखिए वो तो बचपन में जैसे सारे बच्चे होते हैं, मैं भी वैसा ही था। हाँ, मतलब जो है स्कूल में जो है शीशा विशा तोड़ दिया, बम फोड़ दिया? नहीं, ये सब तो मुझे करने का कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि ये जो अखबारों में लिखने पढ़ने का असर ये हुआ कि स्कूल में कई तरीके से आप जो है बच जाते हैं। बच जाने का मतलब है कि आपको शुरू से ही शिक्षक अपने साथ रख, वो दूसरी गतिविधियों में आपको शामिल कर लेंगे ना। कि आप जब जैसे मान लीजिए किसी विषय पे कुछ बोलना है, तो वो अनचाहे में ही मान लिया गया कि मैं उस विषय में बोलूंगा, क्योंकि मैं लिख रहा था। और अखबारों में उस समय अखबारों में छपने का उस समय बहुत एक तरीके से बहुत क्रेज था, या बहुत बड़ी बात थी कि अखबार में किसी की चिट्ठी छप जाए तो उसकी चर्चा हो रही है। तो ये एक अलग तरीके की मतलब अलग तरीके का सुख था। तो हम ये मान लें कि पहला इश्क जो है पत्रकारिता से वो 5वीं छठी में ही हो गया था? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही। सवाल मेरा ये था कि आपको ये कब लगा कि जर्नलिज्म ही में करियर बनाना चाहिए? ये मुझे तब लगा जब मैं मध्य प्रदेश में ही, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं था, और मैंने पहले कोशिश की कि जो ये सिविल सर्विसेज होती हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज, उसकी मैंने तैयारी की। लेकिन एक ऐसा वक्त आया मध्य प्रदेश में जब एक के बाद एक एग्ज़ाम स्थगित हो रहे थे। कौन से सन की बात है? और ये बात है 98 से लेके आप 2002 के बीच में काफ़ी सारे परीक्षाएं जो है वो रद्द हो रही थी, या वो हाई कोर्ट में उसके चीज़ें रुकी हुई थी। तो मैं उन सब की तैयारी में था, और अचानक से मुझे किसी ने एक दिन कहा कि मुझे जर्नलिज्म के बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने कहा कि हमारे परिवार, खानदान या दोस्तों में कोई ऐसा था नहीं। ज़्यादातर लोग तो उस ज़माने में या तो सरकारी नौकरियों के बारे में सोचते थे, या फिर जो सरकारी नौकरियां नहीं है वो प्राइवेट नौकरी करके किसी तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और मैं कुछ अपने परिवार की मदद करने के लिए काफ़ी पहले से, जब मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज के, तब से मैं ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। यार ये ट्यूशन पढ़ाने वाला जो है ना, ये मुझे लगता है कि हम सभी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे गुजरे हैं इससे। मतलब मेरे पास तो खैर नहीं आते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके माँ बाप डर जाते थे। लेकिन मेरे भाई बहनों के पास बहुत आए हैं। हाँ, तो मैं वो ट्यूशन भी पढ़ाया करता था, और वो एक सिलसिला था जिससे आप अपने आप को तैयार भी करते हैं। तो फिर उसके बाद जब कुछ लोगों ने मुझे कहा कि एक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है भोपाल में, दिल्ली में जो IIMC है, दिल्ली में आके उस समय पढ़ना जाहिर है मुश्किल था, और उन खर्चों को बर्दाश्त करने की क्षमता परिवार में नहीं थी। तो फिर मैंने ऐसे ही किसी के कहने पे जाके वहाँ
एंट्रेंस दे दिया। और जब मुझे फिर मैं तो जा भी नहीं पाया, मुझे किसी ने सूचना दी। उस समय तो फ़ोन और बाकी सब चीज़ें वैसी नहीं होती थी, लेकिन कोई मेरे दोस्त उसके पास में रहते थे विश्वविद्यालय के, तो उन्होंने कहा कि मैं गया था और मुझे वहाँ आपका नाम दिखा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो अब आप इंटरव्यू के लिए चले जाइए, आप आके पता कर लीजिए। तो मैं ऐसे गया और चूँकि मैं अखबार पढ़ता था, किताबें पढ़ता था और सामान्य ज्ञान बढ़िया था, ठीक था, मैं कह सकता हूँ, बढ़िया तो नहीं कह सकता। तो फिर हो गया इस तरीके से। मैं 2003 बैच, 2002। लेकिन उसके पहले मैं भोपाल में नई दुनिया एक अखबार था, उसके लिए मैंने काम करना शुरू कर रखा था। ये नई दुनिया तो मतलब मुझे लगता है जाना पहचाना नाम था काफी ना। हाँ, नई दुनिया बहुत प्रतिष्ठित अखबार रहा है। बहुत। और 2000 तक तो आते आते बहुत सारे अखबार हो गए थे मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश का जो आप कह सकते हैं कि जो भारत में या खास तौर पर हिंदी पट्टी में जो सराहा जाने वाला अगर कोई वो पहला अखबार था जो मध्य प्रदेश से निकलता था और जिसकी ख्याति पूरे देश में थी, वो नई दुनिया था। एक ज़माने में नई दुनिया में नौकरी मिलना मतलब वो सरकारी नौकरी जैसा था क्योंकि अगर नई दुनिया में आपकी नौकरी लग जाए तो आप फिर कहीं कोई नौकरी लोग खोजते नहीं थे। और बहुत सारे लोग मुझे बाद में मिले या बहुत सारे सीनियर ऐसे मिले जिनकी नौकरी एक बार नई दुनिया में लग गई, तो वो अपनी संपादकीय नीति, अपने पत्रकारों का ख्याल रखने और उनको आर्थिक रूप से सुरक्षा देने के लिए काफ़ी लोकप्रिय था। और राजेंद्र माथुर जी का नाम आप सुनते हैं, जो काफ़ी बड़े पत्रकारों में गिने जाते हैं। वो बाद में यहाँ टाइम्स ग्रुप में भी जुड़े रहे। तो आज ही मैंने सुबह एक ट्वीट किया एक साहब के लिए कि मतलब उनके लिए मैंने कहा कि भाई साहब कम से कम स्वर्गीय राजेंद्र माथुर जी का तो ख्याल कर लो। वो जहाँ भी होंगे वहाँ से क्या देख रहे होंगे कि तुम मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कहा कि ये हत्या है लोकतंत्र की, उसको तुम कह रहे हो ये चुनावी प्रक्रिया है। तो आज ही मैं राजेंद्र माथुर जी को याद कर रहा था बहुत जोर से। तो ये है। तो खैर हम आते हैं आगे। और मैं एक होस्ट कर रहा था, एक इवेंट को होस्ट कर रहा था। वहाँ मशहूर न्यूज़ रीडर शम्मी नारंग साहब थे। जी हाँ। तो शम्मी नारंग साहब का एक जुमला मुझे झंझोड़ देता है। वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसी पत्रकारिता होती थी कि हम लोग झूठ नहीं बोलते थे मगर सच को छुपा लिया करते थे। तो मेरा सवाल ये है कि अब जो है, अब तो झूठ भी ऐसे धड़ल्ले से बोला जा रहा है कि वो सच है। तो आप जो है 2014 से लेके और 2023 22 नवंबर की शाम 5 बजे तक एक बहुत बड़े कई संस्थानों में रहे होंगे, लेकिन जब आपने आखिरी बार पत्रकारिता मतलब एक कमर्शियल मैं उसको कहूँगा मीडिया संस्थान में किया, तो आप एज अ डिजिटल हेड थे उस ग्रुप में। जी। तो सवाल मेरा ये है कि पहले सच को छुपा लिया जाता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे झूठ बोलने लग गया, झूठ मतलब बोलने लग गए सब। अब झूठ ही को सच कहने लग गए। वो कैसे उसकी मतलब प्रक्रिया शुरू हुई, उसको आप किस तरह से देखते हो? देखिए 2014 से भी अगर थोड़ा पहले आप जाएंगे और ये सब शुरू होता है, वैसे तो चीज़ें राजनीति में बहुत धीमे धीमे चलती हैं, लेकिन 2011 के आसपास जब एक हम लोगों ने देखा कि अन्ना आंदोलन की एक आंधी आई। मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि आप दादा की दयाशंकर भाई की किताब खरीदिए, तो ये सब कुछ मिल जाएगा जो अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वो और डिटेल में मिलेगा। ये मेरे पास ये किताब जो आप देख पा रहे होंगे, यही किताब है जिसकी
राजीव अभी चर्चा कर रहे थे। और ये किताब ऑनलाइन उपलब्ध है अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर। और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारे अब लिंक्स। इसे आप आसानी से आपको ये किताब मिल सकती है। इसके मिलने में भी काफ़ी मुश्किलें थी, उसकी चर्चा फिर हम लोग कभी बाद में करेंगे। तो जो आपने अभी कहा, हम्म, तो ये सिलसिला शुरू होता है 2011 से। कैसे एक अन्ना एक पूरे देश में एक लहर पैदा करते हैं। और वो लहर है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, और अखबारों में ज़ीरो 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 की एक सीरीज शुरू होती है। टीवी चैनलों में लगातार एक ऐसी 24 घंटे की एक ऐसी धुन बजाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि देश को एक लोकपाल की ज़रूरत है, और 70 साल से जो है यहाँ देश में कुछ काम नहीं हुआ है, और कैसे एक भ्रष्ट सरकार ने, व्यवस्था ने सब जगह कब्जा किया हुआ होता है। और ये पूरा अन्ना आंदोलन एक ऐसी धारणा को लोगों के दिमाग में बसाने में कामयाब होता है जहाँ ये बताया जाता है कि इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। और यह परिवर्तन दो जगह होता है, टीवी के प्रभाव से, अन्ना के प्रभाव से, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे आप आरएसएस कहते हैं, उसकी निरंतर कोशिशों के कारण इस आंदोलन को दूर दूर तक पहुंचाया जा सका। और इसमें टेलीविज़न के साथ अखबारों की भी बड़ी भूमिका रही, लेकिन वो एक टेलीविज़न का एक ऐसा दौर था जहां 24 घंटे लोग देखते थे, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। तो ये एक ऐसा एक नैरेटिव निर्माण हुआ जिसका लाभ सबसे ज़्यादा दो लोगों को मिला। पहले जो इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल। और मुझे नहीं पता इसमें इस समय कौन से पत्रकार हैं जो अरविंद केजरीवाल से पूछ पाए कि लोकपाल का क्या हुआ, भ्रष्टाचार का क्या हुआ, दिल्ली पुलिस का क्या हुआ। और वो तमाम मुद्दे जिसके लिए उन्होंने शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री की, मैं कहूँगा, मानहानि की, और इतने सारे उन्होंने झूठे आरोपों की वो एक राजनीति लेकर के आए। और बहुत कम लोगों को याद होगा कि कैसे उन्होंने शीला दीक्षित से माफ़ी मांगी और कैसे शीला दीक्षित ने उन्हें माफ़ कर दिया। और एक एक करके अरविंद केजरीवाल ने लगभग सबसे माफ़ी मांग ली जिस पर उन्होंने आक्षेप लगाए थे, और लोग उनको माफ़ करते गए। और कुछ आरोप किन कारणों से लगाए गए, क्या हुआ, ये किताब में बहुत विस्तार से है, तो आप देख सकते हैं। और दूसरे, इस पूरे आंदोलन, इस पूरी मुहिम के जो लाभार्थी थी वो भारतीय जनता पार्टी थी, जिसने इस नैरेटिव पर सवारी की कि भ्रष्टाचार को मिटाए बिना अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं। और वो अच्छे दिन आए, और क्या खूबी आए। आप सब लोग पिछले 10 साल से उसके गवाह हैं। हाँ, हम वाजिद खान को हम सुना करते थे, हम अच्छे दिन लाने वाले हैं। अब तो कोई वाजिद खान क्या ही गाएगा। खैर, लेकिन मैं एक बात यहाँ दर्ज इसलिए कराना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ कहीं दर्ज है नहीं। 2010-11 की बात है, मैं तब बच्चा रहा होऊंगा, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में हूँ था। और मुझे याद है मैं स्कूल से आया, और क्योंकि स्कूल में हम बहुत धरना वरना कर चुके थे, तो धरना करना जो है हम लोगों की बचपन से आदत थी। तीसरी से 5वीं क्लास के बीच में मैं 3 धरने कर चुका था। और दादा, मैं क्या बताऊं, जब मैं 2011 में जब हम लोग मोर्चा संभाल रहे थे अपने हॉस्टल में कि कौन जाएगा लेके, तो ये कहा गया कि राजीव को जो है कहो कि लीड करे वो। और आर.के. पुरम आपने देखा होगा। हाँ, आर.के. पुरम से हम लोग पैदल यात्रा पे गए जंतर मंतर तक, और सारे ब्लाइंड लोग थे, कोई हेल्प नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ कि यार, हमने इस दिन के लिए तो वो नहीं किया था, मतलब इस दिन के लिए तो नहीं किया था। तो अब आप खैर वही देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं, कैसे, मतलब कितने अच्छे दिन, तो खैर क्या ही है। बाकी फिल्में देखते हैं? बहुत कम। आखिरी कौन सी फिल्म देखी है?
तो अभी एकदम से तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बहुत कम फिल्में देखता हूँ। अच्छा, खैर वो तो मैंने ऐसे ही सवाल पूछ लिया। जी। लेकिन 22 नवंबर शाम को 5 बजे से रात को 10:30-11 बजे तक जब सो जाते हैं सब लोग, कैसा रहा था? वो वक़्त कैसा रहा था? मैं उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि वो टाइम होता है ना जहाँ बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हो आप, जब कुछ ऐसा होता है तो। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई ऐसी बात थी जिसमें मैं महसूस करूँ कि कुछ सुन पढ़ने जैसी बात तो नहीं थी। लेकिन ये है कि मैंने 9 नवंबर को अपनी कंपनी को जानकारी दी कि मेरी किताब आ रही है, और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने किताब कैसे लिख दी बिना अनुमति के। तो मैंने उनको याद दिलाया कि पिछली बार भी मैंने एक किताब लिखी थी, तो मुझे अनुमति की ज़रूरत नहीं थी। और उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक किताब नहीं थी, राजनीतिक किताब है। तो मैंने कहा फिर ऐसा कहिए कि कंपनी में नियम ऐसा होना चाहिए जिसमें राजनीतिक किताब के लिए अनुमति की ज़रूरत हो। दोनों बातें तो विरोधाभासी है ना। सही बात। आपको अगर मेरे घर आने की अनुमति है और मैं आपसे कहता हूँ कि आप लाल कपड़ा पहन के आएंगे तो आने देंगे, और आपको मैं कहूँ कि आप नीला कपड़ा पहन के आए तो नहीं आने देंगे। तो अनुमति है कि नहीं है, कंडीशनल है ना ये तो फिर बात। सही बात। तो खैर इस विषय पर 9 नवंबर के बाद अचानक से मुझे 22 नवंबर को कहा गया कि मैं अपना फैसला लूँ। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा कैसा फैसला? उन्होंने कहा अगर किताब आ रही है तो क्या आपने सोचा है? तो मैंने कहा ये तो किताब लिखना तो एक पत्रकार का काम है, और वो क्या करेगा अगर वो किताब नहीं लिखेगा। मुझे ये ज़रूर अंदाज़ा नहीं था कि किताब लिखना इतना खतरनाक काम हिंदुस्तान में हो जाएगा, जहाँ पर प्रधानमंत्री पर गाथा पुराण लिखे जा रहे हैं और गाथा पुराण लिखने की होड़ लगी भाई साहब 40 लिख दी गई है। तो जी, तो ये सब लिखने की जो होड़ लगी है उसमें एक विपक्ष के नेता पर किताब लिखने की बात, ऐसे विपक्ष के नेता पर जिसको आप कोई महत्व नहीं देते हैं, जिसको आपने खलनायक बना दिया है, और जिसके बारे में लोगों के दिमाग में हर दिन आप झूठ दुष्प्रचार परोस रहे हैं, तो उसके बारे में अगर कोई किताब लिखता है तो ये तो उपहास का पात्र होना चाहिए अधिकतम। क्या आप उसको रखे रहे नौकरी पर और आप उसका मजाक उड़ाएंगे, अरे तुमने क्या किताब लिख दी? हाँ भाई मतलब ऐसे एक रोस्ट करने के लिए एक मटेरियल मिल जाता है तो भाई रख लेते हैं। एक मटेरियल आप रख सकते थे, लेकिन जाहिर है बात इतनी नहीं है। हाँ। आप जानते हैं कि चुनौती कौन है, तो जब आप जानते हैं कि चुनौती कौन है तो इसलिए फिर आप तय करते हैं कि नहीं, आप मुझे कहा जाता है कि आप फैसला करिए, और मेरे मन में इसके लिए कोई दुविधा नहीं थी। तो जैसे ही उन्होंने मुझे कहा तो मैंने मेरे ख्याल से 3-4 मिनट में ही, जितना वक्त मुझे लिखने में लगा कि एक प्रक्रिया है, आप सिस्टम में अपना इस्तीफा सबमिट करते हैं, सबमिट की थी तो वो जो 3-4 मिनट मुझे लगे मैंने सबमिट किया, और उसके बाद मैं घर आ गया, और फिर घर आकर मैंने शाम को ट्वीट किया, और मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि मैंने रिज़ाइन कर दिया तो मैं 3 महीने तक नोटिस पीरियड में रहूँगा। हाँ। लेकिन अगले ही दिन जो है, जब मेरी बात जनता तक पहुँची, लोगों तक पहुँची, तो उसके बाद अगले दिन ही मुझे तुरंत ही रिलीव कर दिया गया, और कंपनी ने ये तय किया कि वो मेरा 3 महीने का वेतन नहीं देंगे, ताकि वो ये बता पाएँ कि किस तरीके से मुझे सज़ा दी गई है। अच्छा। और संभव है कि इससे एक तरीके से कंपनी ये बता के कि मुझे कैसे सज़ा दी जा रही है, सरकार को खुश करने का एक तरीका वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि जाहिर है उनको ये बुरा तो लगा होगा कि गुलामों की बस्ती से ये आवाज़ कहाँ से आ गई ना। हाँ। तो ये जो बात है कि पत्रकार गुलाम है, ये जो बात है कि पत्रकारों ने अपना बुद्धि विवेक कंपनियों को सौंप दिया है, तो ये किताब उस पर सवाल करती है कि नहीं, हम किसी संस्थान में काम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आत्मा वहाँ गिरवी रख करके आ गए हैं और जो कुछ आप कहेंगे वो आपके हिसाब से किया जाएगा। ये जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, इनके यहाँ अपने विवेक के लिए कोई जगह नहीं है। तो अगर आप किसी टायर बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं, किसी
कुर्सी और मेज बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं, तो जाहिर है वहाँ हो सकता है कि विचार विमर्श की कोई जगह ना हो, वहाँ सोचने पर पाबंदी हो सकती है और लोग उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसे पेशे में जहाँ सोचना ही काम है, जहाँ लिखना ही काम है, अगर आप ये दोनों बंद कर देंगे तो आप कैसे जिंदा रहेंगे? सही बात है। तो ये तो हमने बात की किताबों की और आपके जर्नलिज्म की, आपकी बात की। आपने बहुत सारे मीडिया संस्थानों में काम किया होगा। जी। आपको न्यूज़ रूम में कोई डिसेबल्ड दिखा? कोई विकलांग दिखा? शारीरिक? मैं यही कहूँगा राजीव जी कि हमारे मीडिया में इस बारे में कभी ना तो कोई विचार, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि विचार नहीं आता, क्योंकि कभी कुछ साथी ऐसे आते हैं जिनके बारे में आप सोच पाएँ, लेकिन जो ये मीडिया कंपनियां हैं, जो ये मीडिया सिस्टम है, ये अभी शारीरिक रूप से पूरी दक्षता के बावजूद मानसिक रूप से इतने डिसेबल्ड हैं कि उनके दिमागों में इस तरीके के विचार आना संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि जब तक कोई कानूनी प्रावधान नहीं होगा, तो अब जो ये मीडिया है, पहले भी मीडिया था तभी जब नहीं आया, लेकिन जो ऐसा मीडिया भी 20 साल में रचा गया है और बहुत पहले से वो इसी लाइन पर काम कर रहे थे। ये जो सांप्रदायिकता आज हमें, सांप्रदायिकता की जो फसल आज लहलहा रही है, वो 10 साल में नहीं है, उसकी तैयारी सांप्रदायिक शक्तियों 100 साल से की जा रही है लंबे सर। समय से की जा रही है। पुरुषोत्तम अग्रवाल का लेक्चर आपका जी। आपकी उसमें सुना है मैंने, जी। किताब के विमोचन में। तो वही है, मेरी सौरभ शुक्ला से बात चल रही थी, सौरभ भैया जो है बड़े भाई हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि डेफ और म्यूट्स के लिए एक बुलेटिन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे साइन लैंग्वेज में हो। तो पहले दूरदर्शन पर जैसे कुछ प्रोग्राम इस तरीके के वो समाचार आते थे ना, लेकिन वो धीरे 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 सब जगह पर खत्म होते जा रहे हैं। बहुत सही। तो मुझे लगता है कि अब हमारे जो सवाल हैं वो सारे खत्म हो गए हैं। भाई साहब एक बार आखिरी बता दीजिए कि आजकल क्या पढ़ रहे हैं अपनी किताब के अलावा? मैं अपनी किताब तो ठीक है, अपनी किताब तो मैं लिख ही चुका हूँ। हाँ। तो वो पाठकों के, दर्शकों के सामने है। लेकिन मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ, जो इस वक्त मेरे सामने काम है वो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि अखबारों में किस तरह से जहर बोने का काम किया जा रहा है। तो पढ़ने में तो कुछ चीज़ें मैं इस वक्त ख़ास तौर पर गांधी और नेहरू के पास हूँ। और क्यों, इसलिए भी क्योंकि सबसे ज़्यादा झूठ और दुष्प्रचार नेहरू और गांधी पर किया जा रहा है। आपने देखा कि संसद में लगातार 2 दिन तक प्रधानमंत्री कैसे नेहरू के भाषणों को संपादित करके बोल रहे हैं, कैसे काट छाट करके सारी बात रख रहे हैं, और अखबार कैसे उसको छाप रहे हैं, टेलीविज़न कैसे उसको दिखा रहा है। तो मैं उस पर कुछ काम कर रहा हूँ। एक अभी तो चूँकि मैंने शुरू ही किया है तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी उन बातों को कैसे सामने लाया जाए जिनका लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत बहुत महत्व है, और जिनको किसी भी रूप में काट छाट से बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो आपने सुना और हमने बतकही की दयाशंकर मिश्र से, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। हो सकता है जो नए लड़के हैं, नई लड़कियां हैं, उन्हें इन बातों में ज़्यादा रुचि ना हो, मगर सुनना और समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मंथन कीजिए और चिंतन कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहिर है। आप सुन रहे थे क्रेडिबल टॉक्स की प्रस्तुति बतकही का तीसरा पॉडकास्ट
मेरा नाम राजीव साहिर है, मेरे साथ दयाशंकर मिश्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।